मैं अंबुज यादव आप सभी का एक बार फिर से गतिशील एकेडमी में स्वागत करता हूं। और कल हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ लोड, अब उसके आगे हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का, पॉलिटेक्निक का नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। चलिए देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। प्रतिबल एवं विकृति, हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल एवं विकृति। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस को समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबल। क्या बोलते हैं? प्रतिबल। अब देखिए, प्रतिबल को दो तरह से समझा जा सकता है। प्रतिबल को हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। दोनों तरह से हम फिगर बना के आपको भी यहाँ समझाएंगे। तो पहला तरीका हम समझाते हैं आपको, आइए देखते हैं। पहला तरीका है, एक फिगर हम बनाते हैं, एक वस्तु लेते हैं। क्या लेते हैं? एक वस्तु, और इस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स, बल अप्लाई करते हैं। इधर से अप्लाई कर सकते हैं, इधर से अप्लाई कर सकते हैं, या इसी ऑब्जेक्ट पर आप दूसरे तरीके से इस तरह से भी बल अप्लाई कर सकते हैं। इस कॉर्नर पर एक फोर्स हैमरिंग के द्वारा, इधर इस कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे आप क्या करिए? फोर्स अप्लाई करिए। किसके थ्रू? हैमर के थ्रू। तो जब इस ऑब्जेक्ट पर, ये जो वस्तु हम लिए हैं ऑब्जेक्ट, या जो हमारा वस्तु है, इस पर जब हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, कोई बल अप्लाई करेंगे हैमर के द्वारा, तो इसका शेप चेंज होता है। कैसे शेप हो जाएगा इसका शेप कॉर्नर पे चेंज हो जाएगा। कुछ इस तरह से इसका शेप आएगा। कहने का मतलब है, ये जब हैमर करेंगे तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। इसका शेप कॉर्नर क्या होगा? इस तरह से चेंज हो जाएगा। जो यह शेप में परिवर्तन आ रहा है, कहने का मतलब इस वस्तु के आकार में जो परिवर्तन आ रहा है, उसी परिवर्तन को विकृति कहते हैं। और यह परिवर्तन जिस बल के कारण आ रहा है, उस बल को क्या कहते हैं? उस बल को प्रतिबल कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जब हम किसी वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कहने का मतलब बाह्य बल लगाते हैं, तो वह वस्तु जो है एक प्रतिरोधी बल उत्पन्न करता है। उस प्रतिरोधी बल को हम प्रतिबल कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेके हम इसको समझ सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी वस्तु पर हम कोई बल लगाएंगे तो वह उस बल का एक प्रतिरोधी बल उत्पन्न करता है, जिसे हम प्रतिबल कहते हैं। अब आगे दूसरे फिगर से इसी चीज़ को समझते हैं। आइए देखते हैं दूसरे फिगर से इस चीज़ को समझते हैं कि प्रतिबल होता क्या है। एक बार लीजिए। क्या लीजिए? बार, छड़। उसका एक एग्जाम्पल लीजिए। ये 2D में फिगर बनाया जा रहा है, देख लीजिए। बार लेते हैं। अब इस बार पर इधर फोर्स अप्लाई करते हैं और एक इधर फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? बल लगाते हैं। फोर्स मतलब बल अप्लाई करते हैं। क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। और जब बल लगाएंगे तो कहीं बीच से ये क्या करेगा? इधर फोर्स अप्लाई होगा इसकी वजह से और इसकी वजह से। अब देखिए, इस बल का अपोज कर रहा है ये, मतलब इस बल का प्रतिरोधी बल है ये, और इसी तरह इस बल का प्रतिरोधी बल लगेगा किधर? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो यह जो प्रतिरोधी बल लग रहा है, ये जो प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो रहा है इस वस्तु में, इसी प्रतिरोधी बल को कहते हैं प्रतिबल। इस प्लेन पर हम प्रतिबल, इस प्लेन पर एक बल लगाए, इस प्लेन पर बल लगाए, दोनों तल पे जब हम बल लगाए तो इसके अंदर एक प्रतिरोधी बल जनरेट हुआ, इसे हम कह दिए प्रतिबल। अब देखिए कैसे इसको 3D फिगर से भी समझा जा सकता है। प्रतिबल होता क्या है, आइए दिखाते हैं इस प्लेन पे कैसे काम करता है। 3D फिगर बनाते हैं हम, इसी चीज़ को ऐसे बना सकते हैं, ये देख लीजिए। उसके बाद इसको 3D फिगर में ऐसे करके बना सकते हैं, और इसको ऐसे, और उसके बाद ऐसे। अब देखिए, इस बार को हम 3D फिगर में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अब इस प्लेन पर फोर्स लग गया, इस प्लेन पर, इधर वाले प्लेन पर फोर्स लग गया। अब एक प्लेन जिस पे प्रतिरोधी बल लग रहा है, ये एक प्लेन है, ठीक। ये इसके अंदर एक प्लेन है, इस तरह का क्रॉस सेक्शन जब हम काटेंगे, इसी क्रॉस सेक्शन को हम जब इधर से देखेंगे इस फेस से, तो कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? आइए देखिए, ऐसा दिखता है, ऐसा आएगा। ये जो प्लेन हम यहाँ से निकालेंगे ये ऐसा दिखेगा। अब इसका क्या होगा? कुछ एरिया होगा।
इसी एरिया, जितना एरिया है, इसी एरिया के एकांत क्षेत्रफल पे, यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगेगा, एकांत क्षेत्रफल पे जो फोर्स लगेगा, इसी को बोला जाता है प्रतिरोधी बल, क्योंकि इसी प्लेन पर वो प्रतिरोधी बल लग रहा है। जो प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो रहा है, इसी को बोला जाता है प्रतिबल। अब देखिए किस तरह से, ये हो गया आपका प्रतिबल। विकृति क्या है? जब किसी वस्तु पर हम फोर्स लगा दिए और वह फोर्स जो है इसके आकार में, इसका जो शेप है, इसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, तो जो प्रतिरोधी बल इसमें उत्पन्न होता है वो उसका विरोध करता है। लेकिन जब इसके अंदर परिवर्तन आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विकृति। ठीक है, विकृति समझ में आ गया और स्ट्रेस समझ में आ गया, प्रतिबल। आइए हम प्रतिबल तीव्रता या प्रतिबल को समझते हैं। इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस क्या चीज़ है? अभी हमने बताया प्रतिबल वह है जो वस्तु पर बल लगाने पर उसके वो क्या करता है? एक बल उत्पन्न करता है, उसे एक प्रतिरोधी बल उत्पन्न करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। अब हम प्रतिबल तीव्रता को समझते हैं क्या चीज़ है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे हमने फिगर बनाया था 3D में, जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, आप देख लीजिए 3D में, ठीक। उसके बाद तो एक हमने प्लेन लिया था, क्या लिया था? प्लेन। ये प्लेन लिया था हमने, इसी प्लेन पर प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो रहा था, उसी को हम कह रहे थे प्रतिबल। तो यह जो प्लेन है इसके एकांत क्षेत्रफल पर जो बल उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं प्रतिबल या प्रतिबल तीव्रता। अब इसको डिनोट किससे करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा से दिखाते हैं या फिर पी से दिखाते हैं, स्मॉल पी से। और ये किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन ये जो बल लगाया जा रहा है वो, जो प्रतिरोधी बल वो, और इसका जो एरिया होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो एकांत क्षेत्रफल पर आ जाएगा कितना फोर्स लग रहा है, उसी को हम बोलेंगे प्रतिबल तीव्रता या फिर प्रतिबल। सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया या P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्रतिबल की इकाई न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का न्यूटन लेते हैं, एरिया का mm में लिख सकते हैं। तो mm का स्क्वायर, ये इसका एरिया हो, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर प्रतिबल की इकाई हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इन 3 टॉपिक पर। देखिए क्या है? इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी और रिजिड बॉडी। इलास्टिक बॉडी हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थ अंग, प्लास्टिक पिंड, प्लास्टिक पिंड और दृढ़ पिंड। इन तीनों टॉपिक पर हम अभी डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं इलास्टिक बॉडी। क्या होता है इलास्टिक बॉडी? आइए देखते हैं। ये हो गया आपका इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी क्या होता है? जब कभी किसी कोई ऐसी बॉडी लेते हैं और उस पर कोई ऐसी बॉडी, अगर उस पर हम कोई बाह्य बल लगाएं और उस बॉडी का डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाए, मतलब विरूपण होना शुरू हो जाए, और बल हटाने पर वह फिर अपनी उसी अवस्था में आ जाए, तो उसे हम इलास्टिक बॉडी या फिर प्रत्यास्थ पिंड कहते हैं। जैसे एक हम रबर का एग्जाम्पल लेते हैं। रबड़ है, अगर इसको हम यहाँ से एक फोर्स लगाएं और इसको यहाँ से एक फोर्स लगाएं तो इसका शेप कुछ इस तरह फैलता जाएगा और चेंज होता जाएगा कुछ इस तरह। लेकिन हमने इधर फोर्स लगाया उसको बीच से यहाँ से हुक करके, और यहाँ से हुक करके इधर फोर्स लगाया, तो जब हम इस फोर्स को रिलीज करेंगे, जो ये बल लगा रहे हैं, जब इस बल को हटाएंगे, अभी ये बल लगा रहे हैं तो यह इस शेप में आ गया, और जब इस बल को हम हटाएंगे तो वह फिर पूरे अपने पुराने शेप में आ जाएगा। कहने का मतलब तभी तक वो डिफॉर्मेशन या विरूपण में रहेगा जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई किए रहेंगे, या जब तक उस पर हम बल आरोपित किए रहेंगे, तब तक वह बॉडी जो है
डिफॉर्मेशन की स्टेट में रहेगी, मतलब उसका विरूपण हुआ रहेगा, और जैसे ही हम उस बल को हटाएंगे वह अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा, उसे हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी या फिर प्रत्यास्थ पिंड। अब आइए हम देखते हैं प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, और इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक पिंड, प्लास्टिक बॉडी। देखिए प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, कोई ऐसा बॉडी जिस पर हम फोर्स अप्लाई करें और वह क्या हो, उसका डिफॉर्मेशन होता जाए, मतलब उस पर हम किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाएं और उसका विरूपण होता जाए और जब बल हटाएं तो वह अपनी पुरानी अवस्था में ना आए। कहने का मतलब अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और इस पर हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं, इस कॉर्नर पे हैमरिंग कर देते हैं कोई मेटल का मटेरियल लेकर, और वो यह शेप ले लेता है और फिर फोर्स हटाने पर वह इसी शेप में रहे, इस शेप को दोबारा प्राप्त न कर सके, तो वह होता है प्लास्टिक बॉडी। जैसे किसी भी वस्तु पर हम अगर बाह्य बल लगा दिए और उसका आकार या शेप बदल गया, तो बिना दोबारा कोई बाह्य बल लगाए उसके आकार में कोई परिवर्तन हो। कहने का मतलब यह है कि अगर बल हमने हटा लिया तो वह दोबारा अपनी पुरानी अवस्था में ना आकर जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रह जाए, तो उसे हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, प्लास्टिक बॉडी या फिर प्लास्टिक पिंड। अब अगला हमारा टॉपिक है रिजिड बॉडी। अब देखिए रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी का मतलब है, रिजिड बॉडी का मतलब एक ऐसा बॉडी अगर उस पर हम कोई बाह्य बल लगाएं तो उसमें कोई परिवर्तन ही ना आए। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और इस पर कोई भी फोर्स हमने अप्लाई किया, किधर से भी फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा, इसका जो शेप होगा, इसका ये शेप होगा, वह क्या होगा, नहीं चेंज होना चाहिए। थोड़ा सा भी शेप में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। शेप में परिवर्तन नहीं आता है, वह परिवर्तन ना आने का कारण है कि यह जो है तुरंत एक प्रतिरोधी बल उत्पन्न करता है, मतलब ऐसा प्रतिबल उत्पन्न करता है जो इस फोर्स को कैंसिल कर देता है, और इसका जो है विरूपण क्या होता है, नहीं होता। अगर विरूपण इसका नहीं हो रहा है, विरूपण अगर इसका नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है इसमें विरूपण अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह क्या, कौन सा बॉडी है, यह रिजिड बॉडी है। कौन सा बॉडी, इसको हम कहेंगे रिजिड बॉडी कहेंगे। अब रिजिड बॉडी का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है, आइए हम देखते हैं अब प्रतिबलों के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक प्रतिबलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। प्रतिबलों के प्रकार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जिसमें पहला हमारा है टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं तनाव एवं संपीड़न प्रतिबल। दूसरा हमारा है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं कर्तन प्रतिबल। कर्तन प्रतिबल। तीसरा हमारा डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। हिंदी में इसे बोलते हैं सीधे एवं नमन प्रतिबल। सीधा एवं नमन प्रतिबल। तो इस तरह से देखेंगे हम प्रतिबलों के प्रकार। इस तीन प्रकार के होते हैं, तनाव एवं संपीड़न प्रतिबल, दूसरा है कर्तन प्रतिबल, तीसरा है सीधे डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं सीधे एवं नमन प्रतिबल। सीधा एवं नमन प्रतिबल, इसको हम कहेंगे सीधा एवं नमन प्रतिबल। तो यह जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और आपसे हम दोबारा मिलेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही बस, और
गतिशील एकेडमी पे आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, डिटेल स्टडी हम लोग इसके बारे में करेंगे। थैंक यू।